सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्रणाम साक्षी त्रिपाठी, बबली, सूरज मिश्रा। नमस्कार नमस्कार, हेलो एवरीवन। कैसे हैं सारे बंदर? नमस्कार भाई, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। प्रणाम, स्वागतम। नमस्कार भाई आदित्य कुमार, कैसे हैं सारे बच्चे? मस्त हो ना? बिल्कुल टेंशन फ्री हो? ये भी बताओ जरा, पढ़ रहे हो ना? नमस्कार योगेश कुमार, विपिन राणा, कैसे हैं बेटे सारे अच्छे बच्चे? विशाल सिंह शाक्या, नमस्कार भाई। नमस्कार, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। नमस्कार भाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर कुछ एडवर्ब के टाइप्स पढ़े थे, है ना? पिछली क्लास में हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर एडवर्ब के कुछ प्यारे प्यारे टाइप्स पढ़े थे दोस्तों, और एडवर्ब के इन टाइप्स की कहानी पर हम थोड़ी आपके साथ मिलकर मोहब्बत आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसी कहानी से आगे चलते हैं। आज एडवर्ब हम लेकर चलते हैं जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ, क्या कहें हम, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब एडवर्ब ऑफ निगेशन की हम बात करते हैं तो ये एडवर्ब हुई जो किसी को मना करने का काम करती है, ठीक है? चलिए आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ फटाफट से, ठीक है? करेक्ट है? ओके, अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो भाई, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। निगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप किसी काम को मना करते हैं। निगेशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी काम को मना करते हैं, और जिस भी काम को आप मना करने का काम करते हैं उसके लिए निगेशन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब निगेशन वाले शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा, नो, नॉट, नो वेयर, हार्डली। हार्डली भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड ही होता है जो किसी काम को मना करने के काम करता है, ठीक है ना? नेवर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ निगेशन का भी काम करता है बेटा। ये नेगेटिव वर्ड है, अपने आप में ध्यान रखना, ठीक है ना? ये भी किसी चीज को मना करने का भी काम कर देता है, ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहूं नो लोंगर एक्सेट्रा, ऐसे जितने भी हमारे शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द हमारे नेगेटिव ही होते हैं, मना करने का काम करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, जैसे आपसे अगर मैं आप पूछूं, ठीक है ना, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? चलो चलो मुझे जवाब दो फटाफट से। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? जवाब दीजिए। चलिए, अरे बेटा अजय, आप इतने बावले बच्चे हो, बस लगे ही रहते हो नमस्ते नमस्ते। आप तीन भाई चलते मान जाया करो ना बेटा, रुक जाया करो बेटा। एक या दो बार नमस्ते करो, अच्छा लगता है। बार बार नमस्ते करने का मतलब ऐसा लगता है आप इरिटेट करने के लिए हरकतें करते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। तो आपका आंसर क्या है भाई? आपका आंसर है नो। नो का मतलब क्या समझ में आया? आप चाय नहीं लेंगे, ठीक है? अब इसी का एक और बिगड़ा हुआ भाई हमारे सामने आता है, कौन सा? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन का मतलब हमें समझ आता है जो हाँ कह दे, है ना? यानी कि जो हाँ कह देते हैं। अच्छा, इसी परिवार में ये शब्द तो हमारे रह ही गया, है ना? NAY, ठीक है ना जी? जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स एंड ऑल हैं, ये सभी के सभी NAY से मना करते हैं, ठीक है, किसी भी को। और अगर यस कहना है तो यस, या, आई, ऑफ कोर्स, श्योर, व्हाई नॉट, एक्सेट्रा। अगर मैं ऊपर वाले ही सवाल का आपसे जवाब पूछूंगा तो हाँ जी चाय पियोगे, तो आप कहोगे यस, है ना? लेकिन चाय मैं पिलाऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक है ना? चाय तभी पिलाऊंगा जब सिलेक्शन लोगे आप लोग, ठीक है बेटा अजय? पक्का प्रॉमिस करो, चलो। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है एक एडवर्ब जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों एडवर्ब ऑफ फोकस। जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फोकस, यानी कि एक ऐसी एडवर्ब जो फोकस करने के लिए यूज की जाती है। एक ऐसी एडवर्ब जिसका हम अगर समझे ना फंक्शन, तो फंक्शन ये कहता है कि जिस भी शब्द के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं ये केवल उसी पर फोकस करता है। एडवर्ब ऑफ फोकस की अगर हम बात करते हैं, ये एडवर्ब है किसी चीज की फोकस वाली, तो ये उसी शब्द के साथ यूज होती है जिस पर हम जोर डालना चाहते हैं, ठीक है? जिस पर हम जोर डालना चाहते हैं। तो आपके सामने ऐसी कौन सी एडवर्ब हो सकती है? मैं यहाँ थोड़ी सी लिस्ट बना देता हूँ, है ना मेरे बच्चों? मेरे साथ साथ एक बार इन सभी एडवर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, आप जरा लिखने का काम करिए, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा जस्ट, इवन, ओनली। एक बार थोड़ा सा लिखकर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? टू, है ना? लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मेनली मैंने लिख ही दिया। यही कुछ प्यारे प्यारे शब्द हमारे सामने हैं, ठीक है? एज वेल, लिख कर दिखाओ फटाफट से। चलिए चलिए, वेरी गुड। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी कसरत करवा दूं तो आपको अच्छा लगेगा। बेटे इन तीनों सेंटेंसेस का मुझे मीनिंग बताओ, चलो। अब छोड़ दो सारी बातें, आपके सामने तीन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस का अर्थ मुझे बताने की कोशिश करना। चलो बेटा, पहले इन तीनों सेंटेंसेस का मुझे डिफरेंस आप बताएंगे, चलिए। जी अनुज बेटा, इनका टेंसेस में भी हम प्रयोग देते हैं। टेंसेस का सारा ही खेल एडवर्ब से जुड़ा हुआ है बेटा। अब अगर इन तीनों के तीनों लिखे हुए वाक्यों को आप ध्यान से समझोगे मेरे बच्चों, तो तीनों के तीनों लिखे हुए वाक्यों से आपको एक प्यारी सी बात समझ में आएगी। क्या प्यारी सी बात समझ में आएगी? ओनली जिस भी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है ये उसी के अर्थ को क्वालिफाई कर रहा है ना? अगर चलो मैं ओनली के बारे में आपको दो बातें बता दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना? ये उन्हीं शब्दों को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाइज द मीनिंग। क्वालिफाई का मतलब मैंने क्या बताया था? अर्थ जोड़ता है। किनके साथ अर्थ जोड़ता है? जिनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, विद विच इट इज यूज्ड। जिनके साथ आप इसका प्रयोग करते हैं ना मेरे बच्चों, उसी के अर्थ को ये समझाता है, बाकी किसी वाक्य के शब्दों से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात। दूसरी बात हमें समझ में आती है, इसका एक पैरेलल पॉसिबल मीनिंग भी निकल कर आता है। पैरेलल पॉसिबल की जगह लिखेंगे आप क्या चीज? सेंसिबल मीनिंग। जब भी किसी वाक्य में आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका एक पैरेलल सेंसिबल मीनिंग भी हमें समझ में आता है, जो वाक्य में लिखा नहीं होता पर फिर भी हमें समझ में आता है। अगर आपको कोई आकर ये कहे केवल मैं तुमसे प्यार करता हूं, ओनली आई लव यू, तो इसका एक दूसरा मीनिंग हमें क्या समझ में आया? इसका दूसरा मीनिंग हमें समझ में आया कि इसका मतलब बाकी कोई और प्यार नहीं करता। वाक्य में नहीं लिखा है लेकिन सेंसिबल मीनिंग हमें समझ में आ गया कि कोई और प्यार नहीं करता। अगर आप यही वाक्य ऐसे कहते हैं आई लव ओनली यू, तो इसका मतलब
मैं केवल आपसे प्यार करता हूं, इसका मतलब मैं किसी और से प्यार नहीं करता। समझ आया बेटा? ठीक इसी तरीके से इन तीनों वाक्यों में हमें समझ में आया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? ओनली आई रीड द रामायण। इसका मतलब हमें पैरेलल मीनिंग क्या समझ में आया? नोबडी एल्स, कोई अन्य इंसान नहीं पढ़ता है मेरे घर परिवार मेरे ग्रुप में, कोई अन्य इंसान नहीं पढ़ता, केवल मैं पढ़ता हूं। दूसरे लिखे हुए वाक्य में हमें समझ में आई ओनली रीड, मैं तो केवल पढ़ता हूं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अब आपके सामने अगर मेरे बच्चों में संस्कृत भाषा का कोई श्लोक लिख दूं, अगर मैं आपके सामने कोई संस्कृत भाषा का श्लोक लिख दूं या बोल दूं, आप पढ़ तो दोगे उसको, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। आपने बहुत सारी जगह पर लोगों को लिखा देखा, अंतः प्रारंभ अस्ति, लिख तो दुनिया देती है, समझ किसी को कुछ नहीं आता है। लेकिन लिखने से क्या है? हम पढ़ तो देते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लिपि एक जैसी है, हिंदी और संस्कृत की स्क्रिप्ट एक जैसी, लिखने का तरीका एक जैसा, पढ़ लेते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है ना। फिर हमने कहा आई रीड ओनली द रामायण, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? नो अदर बुक, मैं कोई और बुक नहीं पढ़ता हूं, केवल रामायण पढ़ता हूं। समझ में आ गया भाई? हाँ कि ना? अब अगर दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपसे फिर से एक चीज पूछूं, मैंने कहा ओनली हर सन, इस बात का मतलब क्या हुआ? और फिर मैंने आपके सामने कहा ओनली सन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? बताओ तो जाने, बताओ जरा सोचो। ओनली हर सन एक वाक्य मैंने, एक फ्रेज मैंने कहा, हर ओनली सन दूसरा, तो बताओ मैंने क्या कहा? बताओ भाई। तो आप यहां पर कहेंगे सर ओनली हर सन का मतलब मुझे ये समझ में आया, ठीक है, मुझे ये समझ में आया केवल उसका बेटा। इसका मतलब क्या समझ में आया? केवल उसका बेटा, ठीक है ना जी, और कोई अन्य इंसान नहीं बुलाया जाएगा, केवल उसका बेटा बुलाया जाएगा और कोई नहीं। जैसे मैंने कहा हर ओनली सन, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया हर ओनली सन का मतलब उसका इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा। बात समझ गए बेटा? करेक्ट है? तो यहाँ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें समझानी है, ये हमें फोकस करना सिखाता है, हमें बताना चाहता है कि किस शब्द से ही आपको अर्थ का मॉडिफिकेशन करना है। अब 3 सवाल पेपर के कॉमन एरर के मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला सवाल, हिज ओनली वाइफ डाइड इन द एक्सीडेंट, तो हिज ओनली वाइफ का मतलब उसकी इकलौती बीवी मर गई एक्सीडेंट में, तो आप ये तो गलत कह रहे हैं, उसकी इकलौती बीवी एक्सीडेंट में मर गई। अरे भाई साहब बीवी तो एक ही मिलती है ना? तो भाई साहब इस ओनली को यहाँ ना कहकर वाक्य की शुरुआत में हम कहेंगे और इसका क्या होगा? केवल उसकी पत्नी मरी एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग थे उस गाड़ी में, ट्रक में, बस में, जो भी आप कहेंगे, लेकिन मृत्यु केवल उसकी पत्नी की हुई। अगले सवाल को देखेंगे, शी ओनली ईट्स व्हेन शी इज हंग्री, वह केवल खाती है। अरे सरकार खाने के अलावा तो कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा। आप कहेंगे ओनली यहां ना लिखकर सर इस सेंटेंस को पूरे को क्वालिफाई करें तो बात बनेगी। हम क्या कहेंगे? शी ईट्स ओनली व्हेन, वह खाती है केवल तब जब उसे भूख लगती है, वह खाती है केवल तब जब उसे भूख लगती है। अगले सवाल को देखो ध्यान से, मेनली राघव सर्व्स द इंपोर्टेंट गेस्ट, तो इसका अर्थ अपने आप में सेंसिबल बन सकता है, केवल राघव सर्व करता है इंपोर्टेंट गेस्ट को। आप इस बात को यहां पर भी ठीक कह सकते हैं। इसी मेनली को अगर आप यहां पर लगा देते हैं, राघव सर्व्स मेनली द इंपोर्टेंट गेस्ट, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि सर जो मूलतः इंपोर्टेंट गेस्ट है उन्हीं को राघव सर्व करता है, ठीक है। तो ये बात अपने आप में पहले से भी ठीक हो सकता है, ठीक है बेटा? करेक्ट होगी बात? यहां तक की बात कर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अरे है ना, बात समझ गए बेटा? चलिए बेटा इसमें जरा ऑल्सो फिट करके दिखाओ, कहां फिट करेंगे? ठीक है जी, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है भी। जचा के दिखाओ बेटा इन सेंटेंसेस में, इनको जचा के दिखाओ बेटा इन सेंटेंसेस को फटाफट से। चलिए बेटा 7 सेंटेंसेस हो गए ना? सॉरी गाइस, ये तो हमारे सामने 5 ही सेंटेंस हुए हैं, पांचों पे थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ, अच्छा लगेगा आपको? चलिए शाबाश, बनाओ बेटा। तो आप इस लिखे हुए सभी सेंटेंसेस की अगर बात कर रहे हैं तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इन सभी का अर्थ भी होता है। ऑल्सो एक ऐसी एडवर्ब होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब से पहले हम लगाने का काम करते हैं। जब भी के अर्थ में हम बात करते हैं तो जो एज वेल है वो भी और जो टू है वो भी वाक्य के अंत में ही हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अरे हाँ ना। अब अगर थोड़ी सी बात मैं आप सभी के सामने कहता हूं, ठीक है ना, जैसे आपने किसी को कहा, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने एक छोटा सा वाक्य कहा, राधा लव्स कृष्णा, ठीक है जी, हाँ ना। अब मैं अगर आप सभी के सामने कहता हूं रुक्मिणी टू, तो इसका मतलब क्या समझ में आया? तो आप ये कहेंगे जो ऊपर कही गई बात है इस बात को पुनः दोहराने के लिए ही इस भी ने काम किया है, यानी कि इस टू ने काम किया है, तो इसका अर्थ हमें क्या समझ में आया? भी। अरे हाँ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है? अरे हाँ ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करना, देखो ध्यान से, मैं अगर आपके सामने कहता हूं दुशासन, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहता हूं आई रिस्पेक्ट राकेश सर, ठीक है, तो अब आप मुझे पलटकर क्या जवाब देंगे? आई टू का जवाब देंगे या फिर मी टू का जवाब देंगे? पहले मुझे बताओ सर, प्लीज व्हाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए, क्योंकि इतने ब्राइट रहता है तो आंख में दर्द होने लगता है। बेटा क्यों ऐसी बातें करते हो? आपसे ज्यादा नजदीक तो व्हाइट बोर्ड के मैं हूं यार, ऐसा क्यों कहते हो आप? बेटा मुझे हर एक चीज को कलरफुल पढ़ाना होता है, आप ये चीज अच्छे से जानते हैं। ये बेटा मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है कि क्वेश्चन प्रिंटेड है, टीचर को 4 अक्षर लिखने इसलिए टीचर लिख देता है, ठीक है ना? आप ऐसे क्यों करते हो बेटा? मैं आपके लिए अच्छी कोशिश कर रहा हूं, आप उस कोशिश की बेइज्जती करते हो, अच्छा नहीं लगता बेटा, ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक ऐसा चश्मा बनवा लो, ठीक है ना? एक ऐसा चश्मा बनवा लो जो स्क्रीन टाइम को कम कर देता है, ठीक है बेटा? और इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होगा रोहित भाई, माफी चाहूंगा, ठीक है ना? अब यहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है? इसको हटाते हैं और इधर इसको हटाते हैं, ठीक है ना? अब यहां ही और यहां पर मैंने, चलो ही की जगह मैं लिख देता हूं यहां पर शी और यहां लिख दिया हर, तो अब मुझे बताओ क्या कहेंगे? अलीविया, ये क्या नाम है? अलीविया, अलीविया नाम पहली बार पढ़ा है मैंने भाई, क्या मतलब होता है इसका भाई? एक्चुअली में कुछ बच्चे बड़े चूजी होते हैं, कुछ बच्चों के मन में ये होता है कि हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, टीचर जो करा रहा है ये बकवास है, हमारे हिसाब से होना चाहिए, वो बड़ा डराने वाला काम हो जाता है बेटा, ठीक है? अब अगर हम इसके बारे में कहें आपको मेरे बच्चे, तो आप क्या कहेंगे? मैं रिस्पेक्ट करता हूं किसकी? राकेश यादव सर की। अगर मैं यहाँ शी की बात करता हूं तो इसका मतलब वह भी करती है, इसका मतलब क्या? अरे यार मैंने गलत पेन ले लिया भाई, रुको बेटा। अगर मैं कहता हूं मैं रिस्पेक्ट करता हूं राकेश सर की, ठीक है जी, है ना? अब यहां अगर शी के साथ टू लिखता हूं तो इसकी हिंदी मुझे समझ में आती है कि वह भी करती है, इसका मतलब क्या है? वह भी करती है। अब वह भी क्या करती है? आप कहोगे राकेश सर की रिस्पेक्ट करती है, क्या करती है ना?
करेक्ट है बेटा, वह भी रिस्पेक्ट करती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ आपके सामने कहता हूं कि हर के साथ अगर तू कह दिया तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि अपने में ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं, उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है भाई, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा, मैंने कहा ही इज गोइंग फॉर अ मूवी, वह एक मूवी देखने जा रहा है, तो आप इसका पलट कर जवाब मुझे क्या देंगे? आई टू कहोगे या फिर मी टू कहोगे? थोड़ा संभल के जवाब दीजिएगा बेटा इस बात का। ठीक है बेटा विशाल कुमार, थैंक यू सो मच बेटे। मैं इसका कलर डाउन कर देता हूं, अगर आपको लगता है तो मैं कोशिश कर लेता हूं आपके लिए। अब देखो बेटा, अब ठीक है, अब आंख पे जोर नहीं पड़ रहा है। मेरी तरफ से मेरे बच्चों आपके लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आपको नुकसान पहुंचे। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा करता हूं, चाहे यूट्यूब का कंटेंट है, चाहे क्लास का कंटेंट है, चाहे कुछ भी। मेरी हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि मेरे बच्चों को हमेशा अच्छा पढ़ने को मिले, मेहनत करने को मिले। ठीक है ना, इसलिए आपके लिए कलरफुल नोट्स बनाता हूं। आप जब अपने नोट्स बनाते हो आपका मन खुश होता है, समझ रहे है ना। जिस इंसान की जिंदगी में कलरफुल चीजें हो, रंगीन माहौल हो, तो वो बड़ा खुश रहता है। ब्लैक एंड व्हाइट इंग्लिश में नहीं चल पाएगा बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जी अब हमें बात समझ में आ गई, वह जा रहा है फिल्म के लिए, मैं भी जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही तो बात कहेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बात कहेंगे, तो आई टू हमें कहना होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है बेटा? ओके बेटे, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये समझ में आ गई ऑल्सो की अरेंजमेंट। आई ऑल्सो नीड, मुझे भी चाहिए एक पेन। आई नीड अ पेन एंड अ पीस ऑफ पेपर, तो टू को हम सेंटेंस के आखिर में ही लगाएंगे। शी नोज द ट्रुथ एज वेल, वह भी सच जानती है। ठीक है ना जी, जितना सच आप जानते हैं वह भी उतना ही सच जानती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्य में आपको परेशान करना चाहूंगा। ओनली एन, इसकी अरेंजमेंट क्या सही जगह लिखा हुआ है ना? तो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। ओनली के बाद हम ए या एन लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं। ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं? इसका अर्थ होता है केवल एक। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? और हम अगर इसी के उलट कर चलने की कोशिश करते हैं तो मेरे बच्चे द के साथ हम ओनली लगाकर लिखते हैं, चाहे सिंगुलर, चाहे प्लूरल, चाहे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब दोनों के दोनों आंसर्स बनाकर दिखाओ फटाफट से। ठीक है जी, ठीक है, फाइन। अब दोनों के आंसर्स आप ठीक करेंगे, कैसे कहेंगे? एन ओनली डॉक्टर नहीं सर, आप क्या कहेंगे? केवल एक डॉक्टर, केवल एक डॉक्टर समझ सकता है ईसीजी को, है ना बेटा? ठीक है, शी इज ओनली द डॉक्टर, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर अरेंजमेंट गलत है, आप इसको कहेंगे शी इज द ओनली डॉक्टर, वह केवल इकलौती डॉक्टर है हमारे गांव में। अरे है ना, ठीक है। ओके, एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसको भी बनाकर दिखाओ बेटा। ये जो फोकस वाली एडवर्ब्स है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान करती है। ठीक है ना, बेटा इस सेंटेंस को ठीक करके दिखाओ। चलो रोहित बेटा आप बना के दिखाओ, आप नाराज नहीं होने चाहिए। चलो बस एक ही क्वेश्चन का आंसर और बना दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये मेरे लिए बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को बना के दिखाओ। चलो बेटा, एक चाय मंगा दो यार, चाय पीने का मन कर रहा है, कई साल हो गए चाय पिए। बताओ बेटा फटाफट से। तो इस लिखे हुए वाक्य की पहले शाब्दिक रूप समझोगे। कोई भी इंसान किसी गाय को भी मार सकता है सेल्फ डिफेंस में। तो सर इवन किल की बात नहीं करेंगे हम, क्या कहेंगे? अ पर्सन कैन किल इवन अ काउ। ठीक है ना, इवन का ओनली का सेम यूज होता है। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा, शाबाश। और सबसे पहले आंसर दिया हमने निताशा बंदर ने। ठीक है, अच्छा बंदर है। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है, इनकी अरेंजमेंट को लेकर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है। अब मुझे आप लोगों को समझाना देना चाहिए स्पेशली और स्पेशली में क्या फर्क है, बता दो बेटा, है ना? नाराज तो नहीं होगे बेटा? चलो, वैसे तो इनके जैसे बहुत सारे शब्दों के बारे में मुझे आप लोगों को बताना है, बहुत सारे शब्दों के बारे में मैं आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, स्पेशली और स्पेशली में क्या फर्क होता है? ये दोनों शब्द एक जैसे ही हमें लगते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो मेरे बच्चों, बड़े प्यार से समझना। स्पेशली की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इन अ स्पेशल मैनर। इन अ स्पेशल मैनर यानी कि कोई भी चीज करने का विशेष तरीका, कोई भी काम करने का विशेष तरीका। ठीक है जी, कोई भी काम करने का विशेष तरीका। और पर्टिकुलर, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली। इसको हम हिंदी में कहते हैं बेटा खास तौर पर। अब मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस लगा रहा हूं। ठीक है, एक दो सेंटेंस आपके सामने लगा रहा हूं, तो भाई एक बार आप लोग कोशिश करके दिखाएंगे, उसमें फिट करने की कोशिश करना। तीन सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी नाइस। तो बेटा इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जब हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे बेटे? आई लाइक एवरीथिंग इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जो म्यूजिक यहाँ चलाया जाता है ना, खास तौर पर वो बहुत अच्छा लगता है। इसी को आप क्या कहेंगे? स्पेशली। करेक्ट है। आगे हमारे सामने लिखा है नैतिक मेड अ पिज्जा, नैतिक ने एक पिज्जा बनाया है ना? तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ हम इसका आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, करेक्ट है, बात समझ में आ गई? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्या चीज? स्पेशली नहीं, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा स्पेशली फॉर यू। कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि पर्टिकुलरली आपके लिए पिज्जा बनाया है। वी फाउंड अ ड्रेस, वी फाउंड अ ड्रेस प्रिपेयर्ड, तो आप क्या कहेंगे? खास तौर पर बनाई गई है। जो चीज खास तौर पर बनाई गई है तो क्या हो गई भाई? नहीं, खास तौर पर नहीं, जो बनाई गई है किसी विशेष तरीके से, तो बेटा इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्पेशल। ये बहुत अच्छे सवाल है, पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं, गलती नहीं करेंगे बेटा इस चीज को देख के। करेक्ट है, ओके बच्चे? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये प्यारी सी खूबसूरत बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अगली एडवर्ब से मैं आप लोगों को मिलाता हूं मेरे बच्चों। और अगली एडवर्ब कौन सी संख्या पर हम आ गए हैं?
ये हो गया भाई 7 नंबर पर हम आ गए। अब हम एडवर्ब नंबर 8 के परिवार से मिलेंगे। एडवर्ब नंबर 8 हमारे सामने आती है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री को ही बच्चों हम कहते हैं एक्सटेंट, एक्सटेंट को ही हम कहते हैं क्वांटिटी। इसका जवाब पूछने के लिए हम यूज कर लेते हैं एक प्यारा सा सवाल, जिसे हम कहते हैं क्या भाई, हाउ मच। ठीक है ना जी। आपने वो गाना सुना है ना, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम, कितना प्यार करते हो, तो आप सामने वाले इंसान को जवाब देते जी बहुत प्यार करता हूं, है ना भाई, करेक्ट है। ठीक है बच्चे, तो इसको अगर हम समझने का काम कर लेते हैं तो इसके लिए कुछ प्यारे प्यारे शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। यहां लिख देता हूं भाई, वेरी, टू मच, रेदर, फेयरली, मॉडरेटली। ठीक है जी, इन शब्दों की थोड़ी सी एक बार जानकारी देख लो बेटा, आपके काम आ जाएगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट, क्वाइट, ठीक है, नियरली, इनफ, बहुत सारे शब्द हैं, एक बार थोड़ा सा लिख लीजिएगा सर। इसमें खास तौर में ब्रोड के लिए बताई गई है। ना ना ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, मैं भी तो क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर बैठा था। ठीक है, मैं भी तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर बैठा था। ठीक है, मीन ये लिखा नियरली। ठीक है, लिटल और नथिंग, लिटल इफ एनीथिंग। ठीक है जी, तो ये सारे आपके सामने मैंने एक लिस्ट ही बना दिया ताकि आपको ये याद रहे। हालांकि इनके करेक्ट यूसेज में आप लोगों को आगे समझाऊंगा, इनके डिफरेंस में आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा ही इज वेरी काइंड हार्टेड, बड़ा दयालु है अपने दिल से। ठीक है ना, ही नोज लिटिल और नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स अपने आप में नाउन होता है, इसकी हिंदी होती है ठोर ठिकाना। इसकी हिंदी होती है बेटा ठोर ठिकाना, अता पता। ठीक है, करेक्ट है। सफिशिएंट बेटा एडजेक्टिव होता है, सफिशिएंट एडवर्ब नहीं होता। ठीक है, बाकी थोड़ा सा रुको, सब्र करो, आगे और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, डेली तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं बेटा, डेली कहां पढ़ लिया आपने विशाल, डेली कहां पढ़ लिया बेटा, डेली तो मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है। फेयरली के नीचे क्या लिखा है, फेयरली के नीचे लिखा मॉडरेटली। मॉडरेटली दोबारा से लिख देता हूं भाई। ठीक है जी, चलो, ये सारे ठीक है, अपने आप इनको ठीक मत करने लग जाना, ये सारे अपने आप में ठीक है भाई, पता चले इनको भी ठीक करने लग जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा कहानी का। ठीक है, अब ये सारी कहानी अगर आपने देख ली है तो मुझे एक बार यस सर कह दीजिए, फिर हम थोड़ी सी कहानी आगे लेकर चलना चाहेंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। इसी कैटेगरी का हिस्सा मेरे बच्चों, इसी कैटेगरी का हिस्सा अगर हम अलग से निकालें तो इसी कैटेगरी का हिस्सा हमारे सामने एज, सो, मोर, फॉर। ठीक है, इनका भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये वो डिग्री होती है जो कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है, कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है। अब इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहली बार इनको ध्यान से देख लो, इनके करेक्ट यूसेज आपको अलग से सिखाए जाएंगे। ये जो सारे शब्द लिखे ना बेटा, इनके करेक्ट यूसेज आपको अलग से सिखाए जाएंगे। अब मैं आपके सामने इनके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, आप सभी बेटा थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, मुझसे इतने डार्क में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा कलरफुल पसंद करता हूँ चीजों को। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है ना, मैंने आपके सामने कहा एक छोटा सा वाक्य, नैना इज एज ऑनेस्ट एज रितु इज। बेटा इस लिखे हुए वाक्य के हर एक शब्द को एक बार बताना। ठीक है, फाइन। नहीं, फ्यू सिर्फ एडजेक्टिव होता है बेटा, फ्यू इस कैटेगरी में हम नहीं लिखेंगे, फ्यू नहीं। चलिए चलिए, आओ मेरे बच्चों, अब थोड़ी सी कहानी को समझेंगे हम। ये है डिग्री के ही हिस्से, ठीक है ना, लेकिन ये आते इस लिस्ट में है। अब देखो बेटा, नैना हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, सभी भाइयों को पता है। लिंकिंग वर्ब की वजह से ऑनेस्ट अपने में क्या आया बेटा, एडजेक्टिव आया। बोलो हाँ, एडजेक्टिव से पहले आकर इसकी डिग्री को बताने वाला ये जो शब्द है हमारे सामने एडवर्ब है कि नहीं। आगे इस एज की अगर हम बात करते हैं तो ये इस लिखे हुए सब्जेक्ट जो कि नाउन है, इसकी लिखी लिंकिंग वर्ब इज है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, तो यहाँ ये जो एज है ये अपने में कंजंक्शन है जो कंपैरिजन के लिए जुड़ता है। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि देखने में भले ही ये एज एक ही जैसा लग रहा हो, ठीक है ना, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि सर जब लिखे हुए वाक्य को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक ही शब्द का एक से ज्यादा अर्थ हो सकता है। तो ये जो 4 शब्द है एज, सो, मोर, फॉर, ये सब है तो डिग्री के ही हिस्से, लेकिन इनका खासा यूज किया जाता है कंपैरिजन बताने के लिए। अच्छे से ये बात समझ में आ गई बेटा, जरा प्यार से मुझे बताओ। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो जरा प्यार से मुझे बताओ बेटा, अच्छे से समझ आ गई बेटा। चलो भाई, 8 हमारी ये एडवर्ब्स होगी बेटा। अब यहां से हमारी एक एडवर्ब का दूसरा टाइप आ गया है। एडवर्ब का एक दूसरा टाइप हमारे सामने आ गया है और इसको हम कहते हैं क्या चीज, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि ऐसी एडवर्ब का मैं आपके साथ मिलकर जिक्र करूंगा जो सवाल पूछने का काम करे। ऐसी एडवर्ब्स का मैं आपके साथ मिलकर जिक्र करूंगा जो सवाल पूछने का काम करे। अब बाबू थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम को पूछने के लिए कौन से शब्द का हम प्रयोग करते हैं, आप कहोगे सर व्हेन। प्लेस को पूछने के लिए वेयर, मैनर को पूछने के लिए हाउ, सर डिग्री को पूछने के लिए क्या यूज करोगे, हाउ मच, फ्रीक्वेंसी को पूछने के लिए क्या यूज करोगे, हाउ ऑफन। अरे हाँ ना, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से परिवार से आगे बेटा, आप कहोगे सर जी ये सारे के सारे हमारे कौन से परिवार से आगे, सारे के सारे हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब परिवार से आगे, है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप इनका आंसर ढूंढोगे ना तो आंसर ढूंढने के लिए आपको एडवर्ब ही चाहिएगी। मैंने कहा व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। आप इसका आंसर अगर देने की कोशिश करोगे ना, आप कहोगे ही केम,
ही केम यस्टरडे। तो बड़े प्यार से इस बात को समझने का काम करना मेरे बच्चों। क्या कहानी लिखी हुई है? सर डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। इस व्हेन का काम है इंटरोगेटिव एडवर्ब का, और इसके आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर देने वाला शब्द भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी? शुभम डब्ल्यूएच फैमिली मत कहो बाबू, डब्ल्यूएच फैमिली में तो फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी आते हैं, व्हाट, हु, हुम, व्हिच, ये भी तो हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ही है। और आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि व्हाट को और व्हिच को अगर मैं नाउन के पास चिपका दूंगा तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो डब्ल्यूएच फैमिली मत कहो, डब्ल्यूएच फैमिली अपने आप में बहुत बड़ी है। अच्छा चलो, डब्ल्यूएच फैमिली की बात आप कर ही रहे हो, तो डब्ल्यूएच फैमिली में हाउ को कैसे जस्टिफाई करोगे? तो आपको सर ये तो इस परिवार से बाहर हो गए, ये तो इस परिवार से बाहर हो गए, इसीलिए से डब्ल्यूएच फैमिली ना कहकर आप कहेंगे एक ऐसा शब्द जो सवाल पूछने का काम करता है। ठीक है, अब सवाल पूछने वाले जो क्वेश्चन वर्ड वो तीन हिस्सों में बढ़ गए। तीन हिस्सों में आप इन्हीं को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैटेगरी में लेकर जा सकते हो, इन्हीं को एडजेक्टिव कैटेगरी में लेकर जा सकते हो। अब हम इनको किस में लेकर आ रहे हैं? एडवर्ब कैटेगरी में। ठीक है, तो अब तो ये गलती नहीं करोगे ना? अब तो ये गलती नहीं करोगे भाई। ठीक है, चलो भाई, ये बात हमें समझ में आ गई है। कोई भी सेंटेंस बना लो बेटा। मैंने कहा वेयर वाज अकबर बोर्न, बताओ जरा। अब इस वेयर का आंसर बनाने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है ना, वेयर वाज अकबर बोर्न, तो ये अपने आप में देखने में लग तो क्या रहा है? एडवर्ब, लेकिन मैंने इस एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया। क्यों? यहां पर अगर मैं कहूं तो ये लिंकिंग वर्ब है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना, अब इस एडजेक्टिव से रिलेट करते हुए हम इसको बना देंगे क्या चीज? एडवर्ब बना देंगे बेटा। ठीक है दोस्त, कोई गलती तो नहीं होगी अब इससे? ओके चलो दोस्त, अब एक अगली बात से मैं आप लोगों को मिलाता हूं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहां से आती है तीसरी बात हमारे सामने। और दोस्तों तीसरी बात हमारे सामने कौन सी आ गई? अब आती है तीसरी बात हमारे सामने, एक और प्यारी सी बात, मैं नंबर 3 पर लिख रहा हूं। इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। इसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं बेटा, जो भी हम पीछे एडवर्ब के टाइप्स करके आ रहे थे वो सब की सब हमारी सिंपल एडवर्ब्स थी। क्या थी? सिंपल एडवर्ब्स थी। सिंपल एडवर्ब होने का मतलब वो सिंगल सेंटेंस में यूज होने वाली एडवर्ब थी। ठीक है ना, कोई भी एडवर्ब आपने पढ़ी है, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, ये सिंगल सेंटेंस एडवर्ब्स थी। अब मैं आपको बता रहा हूं रिलेटिव एडवर्ब्स। हां भाई, पहले एक बार मुझे ये बताओ, सारे के सारे छुटकू बंदरों, बहुत हो गया तुम्हारा नाटकबाजी। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एक बार फटाफट से मुझे बताओ क्या होता है, जल्दी फटाफट से। आमिर खान लिख रहा है इंग्लिश मेरी फेवरेट है, पर मुझ पे इंग्लिश कम आती है। बेटा आपको इंग्लिश आएगी भी कम, क्योंकि जब आपसे कोई चीज पढ़ने की बात की जाती है आप इन बातों में लग जाते हो, तो आपको इंग्लिश आएगी भी कम बेटा। मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आज से सारे बच्चे मुझे याद दिलाना बेटा, मैं आमिर खान से रूठ गया हूं क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है, क्लास के अंदर बकैती काटता है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो आप लोग सर जी रिलेटिव प्रोनाउन हमें ये पता है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हु, हुम, व्हिच, हुज, और कहीं दूर जाकर हमने दैट का यूज करना सीखा सर जी, है ना। और इंडेफिनिट में हमने इन सभी के साथ एवर को भी जोड़ने का काम किया है कि नहीं। असली मुद्दे की बात यह है कि ये जिसको रिलेट कर रहे थे वो शब्द अपने आप में नाउन या प्रोनाउन था। अरे हाँ ना, करेक्ट होगी बात। लेकिन अगर मेरे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, अगर इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान से समझें, कहानी क्या हो गई भाई? अगर लिखे हुए दो सेंटेंसेस के ठीक बीच, मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच हाउ का यूज करें, व्हेन का यूज करें, वेयर का यूज करें, मैंने क्या कहा? हाउ का यूज करें, व्हेन का यूज करें या फिर वेयर का यूज करें, तो ये अपने आप में क्या बन जाते हैं भाई? आप कहोगे सर ये अपने आप में बन जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। थोड़े से सेंटेंसेस पर आपकी मेहनत कराता हूं, ठीक है ना जी। गुम है किसी के प्यार में। चलिए बेटे, सारे भाई आंसर बनाएंगे। बनाना है आंसर, शाबाश जय भूपिंदर, बहुत बढ़िया भाई। आमिर खान बेटे आंसर बनाओ, चलिए। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है बेटा। अब सवाल का जवाब है, दिस इज द होटल वी स्टेड लास्ट वीक। स्थान बताने के लिए वेयर का यूज कर दिया हमने। आई नो द प्लेस ही हाइड्स हिज पॉकेट मनी, जहां वो अपना पॉकेट मनी छिपाता है, वेयर कह दिया। ईशा इंट्रोस्पेक्टेड, ईशा ने गहराई से सोचा वो पॉइंट कि झूठ क्यों बोल रहा है, कारण पूछने के लिए वाई आपने लगा दिया। ठीक है जी, करेक्ट है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है बेटा, ये भी बात अपने आप में क्लियर हो गई। ओके, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जिसका काम होता है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस जुड़ा होता है एडवर्ब का, ये फंक्शन हमारे सामने रखता है। फिर इसके बाद हमारे सामने आती है अगली बात, ठीक है ना जी। एडवर्ब का एक चौथा टाइप हमें समझना है, और चौथा टाइप हमें क्या समझाने का काम करता है बेटा? चौथा टाइप हमें समझाने का काम करता है एक ऐसी एडवर्ब जिसे हम लोग कहते हैं कंजक्टिव एडवर्ब। देखो एक नई चीज आपके सामने आती है, कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझना। कंजक्टिव को ध्यान से देखकर कुछ कंजंक्शन वाली फीलिंग याद आ रही है ना। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ध्यान से समझने का काम करना, इस बात को ध्यान से समझने का काम करना। मेरे सामने ये सेंटेंस एक लिखा है, मेरे सामने ये सेंटेंस दो लिखा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मुझे किसी की जरूरत होगी? कंजंक्शन की जरूरत होगी। किसी की जरूरत होगी बेटा? कंजंक्शन की जरूरत होगी। यानी कि दो अलग अलग जो वाक्य है हमारे सामने, है ना जी, दो अलग अलग जो वाक्य है हमारे सामने, ये दोनों आपस में जोड़ दिए गए हैं, और हमने जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन और कंजंक्शन कुछ भी जोड़ दिया। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया, और इसी सेंटेंस का या तो हम लोगों को बता देता है क्या चीज? रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम, या फिर बताता है इस लिखे हुए पहले सेंटेंस से कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं विरोधाभास। ठीक है ना जी, मैंने क्या कहा? बताता है ये क्या चीज अपने आप में? कंट्रास्ट का मतलब क्या होगा बेटा?
विरोधाभास, अरे हाँ है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो पहले वाक्य में कहा है उसी के बारे में आगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, इसी को हम एडिशन कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, ऐसी सिचुएशन में दूसरे वाक्य को लिखने से पहले, मैंने क्या कहा, दूसरे वाक्य को लिखने से पहले हम एक एडवर्ब लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एडवर्ब लिखते हैं, जो इस लिखे हुए पहले सेंटेंस का परिणाम हो सकता है, विरोध बताने वाला हो सकता है, या इसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन को आगे जोड़ने का काम कर सकता है। ठीक है बेटा, है ना। अब दोस्त, अगर ये वाली प्यारी सी बात हमें अच्छे से समझ आ गई है तो बेटा इसी बातचीत के आधार पर हमें समझ में आता है, क्या समझ में आता है बेटे, इसी बात के आधार पर हमें समझ में आता है कि ये जो कंजक्ट यानी कि आपस में जोड़ने का काम करती है। अच्छा, मैं अगर आपको कंजक्ट का मीनिंग समझा दूं तो आप मेरे को थैंक यू सर बोलोगे? अगर मैं आपको कंजक्ट का मीनिंग समझा दूं तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे? अगर थैंक यू नहीं बोला तो ध्यान रखना, मैं घर पर आके बैठ जाऊंगा। ध्यान से समझ लो। कंजंक्शन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सुना होगा आप लोगों ने। सीओएम का मतलब आप लोगों को पता है, टुगेदर। सीओएम का मतलब क्या पता, टुगेदर। देखो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, ठीक है ना। वोकैबुलरी के लिए कई सारे बच्चे परेशान होते हैं। वोकैबुलरी का इलाज 3 लेवल पर आपको दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए वो है वोकैब सिलेक्शन बैच। ठीक है जी, वोकैब सिलेक्शन बैच को बार-बार देखते रहना। देखो बेटा, इस बात को फिर से समझना, वोकैबुलरी कोई बिस्किट नहीं है कि खा लिया और पेट भर गया। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि बिस्किट है, खा लिया पेट भर गया और वो पेट में रहेगा। नहीं 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 भाई साहब, फ्रेश भी होना पड़ता है। जो आपने पढ़ा वो भूलना है, भूल जाते हैं, हर कोई भूलता है। अगर आप भी भूलते हैं तो आप ये मत सोचना कि आप बीमार हैं, आप में कोई कमी है। नहीं नहीं, हर कोई याद करता है, हर कोई भूल जाता है। समझ रहे? ध्यान से समझना, ठीक है। वो कैब सिलेक्शन बैच में पढ़ोगे ये छोटी छोटी बात जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, जिस पर मैं आपके सामने एटीट्यूड दिखा रहा हूं। आपको कह रहे हैं जा गोपाल सर, एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, वो कैब सिलेक्शन बैच वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? तो बेटा देखो, अभी सवाल में हमें पहली बात क्या समझे, वो कैब सिलेक्शन बैच। फिर इसके बाद आप लोगों को करनी है क्या चीज, 1 आवर वो कैब पावर। एक सीरीज आपको दी गई है 1 आवर वो कैब पावर। ठीक है जी, ये भी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है ना, ये थोड़ी ऊंचे लेवल की है, ये थोड़ी सी और ज्यादा अच्छे वर्ड्स इसमें आपको लिए दिए गए हैं। ठीक है ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। इसके अलावा आप लोगों के पास अपनी किताब है वोकैब विट्स, तो आपको एक वोकैब विट्स की सीरीज भी दी गई है, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो ये 3 आपको अलग अलग लेवल्स दिए हैं बेटा। मेरी आपको सजेशन है पहले आप यहां से शुरू करें, फिर इन सभी सेशंस को अटेंड करें। ठीक है दोस्त, तो अब इस बात को हम हटाते हैं, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, सीओ का मतलब टुगेदर और सब जंक का मतलब होता है प्लीज, साथ में रख देना। ठीक है ना, आयन लगाने की वजह से ये नाउन बन गया। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द हुआ जो साथ रख देता है दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, या फिर दो सेंटेंसेस को। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमें कंजक्टिव एडवर्ब कौन सी समझ में आई, जब किसी एक वाक्य के बाद दूसरा अलग वाक्य फुल स्टॉप से अलग है, इस दूसरे वाक्य की शुरुआत में एक एडवर्ब रख दी जाए जो परिणाम बता दे, विरोध बता दे, या अपनी इंफॉर्मेशन को आगे जोड़ दे। ठीक है, अब बेटा रिजल्ट बताने का हम किस तरह से बताएंगे, सो से बता सकते हैं, देयरफॉर से बता सकते हैं, हेंस से बता सकते हैं, एज अ रिजल्ट से बता सकते हैं। ये सब क्या है, परिणाम बताने वाले शब्द हैं। ये सब क्या है बाबू, परिणाम बताने वाले शब्द हैं। मेरी बात समझ में आ गई? करेक्ट है, बात समझ रहे? ये क्या है शिवानी बेटा, आपके या तो ये वोकैब की सीरीज या तो आपको उसमें मिल जाएगी आपके वीडियो सेक्शन में, नहीं तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इंग्लिश गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ बेटा। ठीक है शिवानी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जब कंट्रास्ट की हम बात करते हैं तो कंट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉनदीलेस, हाउएवर। ठीक है जी, एडिशन की बात करते हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस। ठीक है ना जी, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जो कहीं भी इंफॉर्मेशन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन आगे जोड़ते हैं, विरोध बताते हैं। ठीक है जी, बात समझ रहे? नेवरदीलेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं ताकि आपको ये बात खूबसूरती से समझ में आए। पढ़ के देखो सेंटेंसेस, पढ़ के देखो सेंटेंसेस। जी, कंजंक्टिव जो हमारी एडवर्ब्स है ना, ये हमें पैराजंबल में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, ये हमें बहुत मदद करती हैं। चलो बेटा, एक बार इनको पढ़कर जरा ये असर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी एडवर्ब के टाइप। ठीक है, अब इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देयरफॉर हमें परिणाम बता रहा है, उसने कड़ी मेहनत की, परिणाम क्या निकला, वह सफल हो गई। अच्छा देखो, ये तो छोटा सा शब्द आपके सामने है तो बता ही देना चाहिए बेटा, कई सारे बच्चे गलत कर देते हैं। सक्सीड अपने आप में वर्ब है, सक्सेस की अगर हम बात करते हैं नाउन है, अगर सक्सेस यानी कि इस नाउन के साथ एफयूएल जोड़ देते हैं तो ये एडजेक्टिव है। तीनों शब्द अलग है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये फंसा देते हैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, नेहा डिड नॉट स्कोल्ड हिम, नेहा ने उसे क्यों नहीं डांटा, नेहा ने उसे डांटा नहीं, हालांकि वह एक लेजी इंसान है।
ही केप्ट स्लीपिंग ऑल डे, सारा दिन सोया रहता, मतलब सारा दिन सोया पड़ा रहा और तो उसने खाना भी नहीं मांगा। अरे हाँ ना, ही इज अ काम पर्सन, वह बड़ा शांत इंसान है, इसलिए उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारे सामने हो गए एडवर्ब के प्यारे प्यारे खूबसूरत से शब्द। करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहां तक की सारी प्यारी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है बेटा? फाइन, चलिए जी, ये बात अगर अच्छे से हमें समझ में आ गई है तो अब मुझे लगता है अब आप सारे के सारे जो बच्चे हैं वो बेहद खुशी से इस चीज को समझ गए हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम लोगों को पुरानी बात को समझकर चलना होगा बेटा। एक बहुत ही प्यारी सी चीज हम लोगों ने समझने का काम किया है। चलो वापस आ जाओ इसको ध्यान से समझने के लिए। अब अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हैं। करेक्ट यूसेज भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही इस पर आपको पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं आप सभी के सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा ही इज अ टीचर। बेटा इस लिखे हुए वाक्य के हर एक शब्द को पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है तो घबराहट ना बनाए, अपनी चाय पानी का इंतजाम साथ करके चलें। ठीक है बेटा, फाइन। ही इज अ टीचर, हमारे सामने लिखा हुआ एक वाक्य है, इस वाक्य के हर एक शब्द को हम जांच पहचान लेते हैं। देख मेरे बेटा, ही की बात करें, ये अपने में एक सब्जेक्ट है और कायदे से ये अपने में एक प्रोनाउन है। इस की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है बेटा, है ना, और लिंकिंग वर्ब की पूरी जानकारी आप लोगों को कहां बताई? लिंकिंग वर्ब की पूरी जो जानकारी है बेटा, हाउएवर की जगह ऑल्दो का आप यूज कर सकते हैं, हालांकि ऑल्दो कंजंक्शन है। ठीक है ना, आप हाउएवर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंजंक्शन नाम का टॉपिक पढ़ाएंगे ना, वहां पर कई सारे ऐसे ही शब्द आपके सामने आएंगे। ठीक है बेटे, अब मेरे बच्चे पढ़ने पे ध्यान देगा। ठीक है ना, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है और आ टीचर ये जो लिखा हमारे सामने है ये अपने आप में क्या हो गया मेरे बच्चे? आप कहोगे सर जी ये हो गया है अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये है अपने आप में क्या? नाउन है ना भाई? हाँ कि ना? ठीक है बेटा, ये भी हमें बात समझ में आ गई। अब अगर इसी के पैरेलल में एक सेंटेंस आपके सामने और लिख दूं फिर मजा आएगा। अगर मैं आपके सामने कहूं ही इज हैप्पी, या फिर मुझे कहना होगा ही इज हैप्पीली, तो आप मुझे बताओ क्या कहेंगे? बेटा बहुत सारी चीजें ना जो आगे हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे खोलते हुए चलेंगे। जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, आपको उस दिन समझ में आएगा कि कहां किस टॉपिक में कौन सी बात क्यों बताई गई थी। ठीक है, अब हमें कहानी क्या समझनी है बेटा? इस लिखे हुए वाक्य का पोस्टमार्टम कर लेते हैं ना। ये भी हमारे सामने क्या है? आप कहोगे सर जी ये नाम एक सब्जेक्ट है, कायदे से इस सब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं सर तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये एक लिंकिंग वर्ब है। हाँ भाई, लिंकिंग वर्ब की जानकारी आप लोगों को है, लिस्ट बनवाई थी आप लोगों को लिंकिंग वर्ब की, याद है बेटा? कुछ बोलो जरा ध्यान से। लिंकिंग वर्ब की प्यारी सी लिस्ट आप लोगों के लिए बनवाई थी बेटा। यहां हमारे सामने हैप्पी अपने आप में एक एडजेक्टिव है और हैप्पीली अपने आप में एक एडवर्ब है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना, और सब्जेक्ट अपने आप में प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, ना कि एडवर्ब की जरूरत है। हाँ ना, इसका मतलब यहां से हमें पहला नियम समझ आ गया मेरे बच्चों। क्या नियम समझ में आ गया? कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ें तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोगों ने लिख दी है उसकी क्या चीज भाई? आप कहोगे सर जी लिंकिंग वर्ब। अगर हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब लिख दी है ना, ठीक है, अगर हमारे सामने लिंकिंग वर्ब ध्यान से लिखी हुई है दोस्त, तो लिंकिंग वर्ब हमारे सामने क्या लेकर आती है आगे? आप कहोगे सर जी सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरा करने वाला क्या आ गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है नाउन, या फिर हो सकता है क्या चीज? प्रोनाउन, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। बोलो याद रखोगे हाँ कि ना? क्या आ सकता है बेटा? एडजेक्टिव। बोलो जरा ध्यान से, याद रखोगे बेटा? हाँ ना, ठीक है, ये भी हमारे सामने बात समझ में आ गई। करेक्ट है, ओके, बात समझ में आ गई भाई। अब दोस्त हमें थोड़ी सी दूसरी बात को समझना होगा। दूसरी बात हमारे सामने क्या है भाई? मैं अगर आपके सामने इसी वाक्य में थोड़ी छेड़खानी कर दूं और मैं अगर आपको कहूं ही सॉ अ टीचर, तो इस वाक्य की हिंदी क्या होगी? देखो वहां तो क्या था? वह एक अध्यापक है, यानी कि वह और अध्यापक दोनों एक ही इंसान है। जबकि इस लिखे हुए वाक्य में हमने क्या ध्यान से समझा, देखा बड़े प्यार से। देखो बेटा, ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। सॉ अपने आप में क्या है? एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब क्या हुआ? देखने का क्या हुआ है? एक एक्शन हुआ है। देखने का क्या हुआ है? एक एक्शन हुआ है ना? अब देखने का अपने आप में एक एक्शन हुआ है, तो इस लिखी हुई एक्शन वर्ब का ये हमारे सामने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट दो ही शब्दों के बाद आ सकता है। इधर लिख दो कोने में, बुरा तो नहीं मानोगे? ऑब्जेक्ट किसी भी लिखे हुए वाक्य में दो ही तरह के शब्दों के बाद आ सकता है, या तो किसी एक्शन वर्ब के बाद, क्या कहा? या तो एक्शन वर्ब के बाद, या फिर एक और है हमारी कौन सी? प्रीपोजिशन। याद है बेटा ये बात अच्छे से? याद है ये बात अच्छे से? दो ही तरीके से हम किसी लिखे वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। सेटिंग ठीक हो गई भाई हमारी, है ना? तो बाबूजी हमें समझ में आया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट अपने आप में है तो है क्या? नाउन है। ठीक है, अब अगर इसी लिखे वाक्य में एक छोटी सी शैतानी में कर दूं, आपको पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने आपके सामने कहा ही सॉ, ठीक है ना जी? ठीक है, अरे एक काम कर लेते हैं, सॉ को हटाकर यहां दूसरी वर्ब लिख देता हूं। मैंने कहा ही सैंग, आगे लिख दिया हैप्पी, या फिर क्या लिखा? हैप्पीली। अब इसमें से एक आंसर चुनेंगे आप। चलो 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 शिकारियों, दिल वाली पाल की च तेन बिठाना, बताओ मेरे बंदर। आप कहोगे साहब ये अपने आप में सब्जेक्ट है, हम जानते हैं इसको, प्रोनाउन है। सैंग एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब उसने गाया। गाया इस लिखे हुए एक्शन वर्ब को ही बताने वाला शब्द यहां हमें चाहिए। आप जानते हैं ये तो अपने आप में एडजेक्टिव है, ये अपने आप में एक एडवर्ब है। तो आप कहोगे सर जी एक्शन को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? एडवर्ब की, ना कि एडजेक्टिव की। तो दोस्त इस लिखी हुई बात से हमें एक कंक्लूजन क्या सामने आया? इस लिखी हुई बात से हमें कंक्लूजन ये समझ में आया कि सर जी अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है भाई, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं। अगर मैं इस सब्जेक्ट के बाद आगे लिखने का काम करता हूं किसको भाई? आप कहोगे सर जी एक्शन वर्ब को। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जिसमें किसी काम को करने का या किसी काम के अपने आप होने का एहसास हमें पता चलता है। तो दोस्तों एक्शन वर्ब के बाद हम हमेशा क्या लिखने की कोशिश करते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है या तो नाउन या फिर क्या आ सकता है बाबू? प्रोनाउन। अरे हाँ ना, अगर ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं लिखा हुआ हो और ये एक्शन वर्ब अगर इंट्रांजिटिव हो, क्या हो? इंट्रांजिटिव हो। देखो भाई ये वाली जो बात हम लोगों ने आपके सामने भी बताई है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब परिवार के ही ऑब्जेक्ट होंगे। अरे हाँ ना, अगर यहां लिखी हुई इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो हमें क्या चाहिए? तो आप कहेंगे सर जी फिर जो हमें चाहिए वो आप हमें क्या बताओगे? हमें पहले से ही पता है। आज आप एटीट्यूड में नहीं आ सकते क्योंकि आज हमें सारी बात समझ में आ रही है। हाँ ना, मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक की मेरी बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आया कि सर अगर एक्शन है वो भी इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव होने की वजह से एडवर्ब हम इसके बाद लिखने का काम करेंगे, करेक्ट है? हाँ ना? तो कुल मिलाकर इन दोनों जो डिब्बों में मैंने आप सभी के सामने बात लिखी है, इसको मैं कंक्लूड कर देता हूं। क्या कंक्लूजन है भाई? लिंकिंग वर्ब के बाद एलवी का मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव लिखा हुआ चाहिए, जबकि एक्शन वर्ब के बाद एक्शन वर्ब भी कौन सी होनी? इंट्रांजिटिव होनी। तो इसके बाद हम लिखते हैं हमेशा क्या चीज? एडवर्ब। ये बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से? मैं क्वेश्चन में हो जाता हूं, ध्यान से पढ़कर मुझे बताओ क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पंटर लोग बताने का है, फटाफट से बताने का, जो नहीं बताएगा ध्यान रखना मैं जादू करके सबको गंजा कर देगा बेटू, जल्दी बताने का है, ठीक है बेटा? सेट हो गया बेटा? करेक्ट हो गई बात? चलो भाई, ये दोनों की दोनों बातें इस पूरी की पूरी लंबी चौड़ी बहस का कंक्लूजन है। अब ये सारी बात मैंने आपको क्यों बताई, अब आपको इसकी बात का गहराई से समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा, आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा। मैं अगर आपके सामने कहता हूं ही इज स्ट्रॉन्ग, फिर मैंने आप सभी के सामने एक और सेंटेंस कहा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन करण, ठीक है? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज करण इज, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बेटा मैंने आपके सामने देखो, ध्यान से देखो, ये 4 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है? चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इन लिखे हुए चारों सेंटेंसेस में कोई भी परेशानी नहीं है भाई। पहले इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखो। शाबाश, ठीक है बेटा? अब इन तीनों के तीनों लिखे, चारों के चारों लिखे हुए सेंटेंसेस के पीछे ध्यान से समझना। आप सभी को फिर से वही फंडा समझना है कि लिंकिंग वर्ब की वजह से ही हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा, और इनकी वजह से ही हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया। किस वजह से? क्योंकि लिंकिंग वर्ब थी, इसी वजह से ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव की हमारे सामने आई है। ये हो गई पहली बात। अगर मेरे दोस्तों यहां एक्शन वर्ब लिखी होती, अगर यहां एक्शन वर्ब लिखी होती तो एडजेक्टिव नहीं, हम फिर क्या करते? फिर हम एडवर्ब लिखते, और एडवर्ब का हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाना पड़ता। अरे बोलो हाँ। अगर एक्शन वर्ब हमारे सामने लिखी हुई है, अगर एक्शन वर्ब हमारे सामने लिखी है, तो फिर हम एडजेक्टिव को हटाकर सारे के सारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में एडवर्ब लगाने का काम करते हैं, हाँ कि ना? तो बेटा जी यहां पर ही हमारे सामने प्रोनाउन है, लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव है, खत्म। अब अगर इसी लिखे हुए वाक्य में मैं यहां पर ही के साथ लिखता हूं फॉट, फॉट अपने आप में क्या हो गई? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब की वजह से हमें स्ट्रॉन्ग का क्या बनाना पड़ेगा? एक छोटी सी बात याद रखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर लिख देता हूं आपकी मदद के लिए। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे सामने क्या चीज? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या बन जाता है हमारे सामने? एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सा काम कैसे हुआ? तो स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और स्ट्रॉन्ग के साथ एलवाई जोड़ने से ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है। कौन सा काम कैसे हुआ? तो भाई यहां पर जैसे हमने एक एडवर्ब, एक एक्शन वर्ब बना दिया, तो भाई साहब इस लिखे हुए एडजेक्टिव के साथ हमने क्या चीज को जोड़ दिया? एलवाई को जोड़कर इसको बना क्या दिया? आपको साहब एडवर्ब बना दिया। बस ये 3 सेंटेंस ऊपर उसके बाद छुट्टी कर देंगे, टेंशन फ्री रहना मेरे बच्चों, ठीक है? अब सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। ही प्रोनाउन इज लिंकिंग वर्ब, जिसकी वजह से एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाया है। क्या है ये कंपैरेटिव डिग्री? किसका बनाया है हमने? एडजेक्टिव का बनाया है। ये कंजंक्शन है, और यहां हमारे सामने ये है नाउन जो कि सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट है, ठीक है? लिंकिंग वर्ब का सारा खेला हमारे सामने हो रहा है। अब मेरे छोटे बंदर ध्यान से देखना, मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस में अगर इस को हटाकर यहां पर लगा देता हूं आपके सामने फॉट, फॉट अपने आप में क्या हुआ? आपको सर ये होगी अपने आप में एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होते ही हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? एडवर्ब बनाना पड़ेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़कर हम क्या बना देंगे? एडवर्ब बना देंगे। क्या बना देंगे? एडवर्ब। अब आपके दिमाग में आएगा सर कंपैरिजन भी तो करना है। मैं कहूंगा काहे डर रहे हो? इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री लगा देंगे इसके साथ, क्या हो गया? दिक्कत ही नहीं है कोई। यहां हमने कंपैरेटिव डिग्री क्या लगा दिया? मोर। मोर का कंजंक्शन कौन सा आता है? देन, और उसके बाद हमारा वाक्य आगे लिख दिया हम लोगों ने, करण, खत्म, ठीक है बेटा? यानी कि जो आप लोगों को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया गया है, जो आप लोगों को एडजेक्टिव्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया है, उस टीचर ने, है ना, तो चौड़ा हो रहा था, ठीक है ना, जो एटीट्यूड दिखा रहा था एडजेक्टिव पढ़ाते हुए, उसने कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें बेटा। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं हूं तुम्हारा उस्ताद असली। उसने तो फद्दू बनाया तुम्हारा। आज तुम्हें समझ में आएगा कि लिंकिंग वर्ब हटाकर एक्शन वर्ब लगाते ही पूरा एडजेक्टिव का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन छू मंतर। सेट है बॉस? अब देखो भाई अगले सवाल पर दिमाग लगाते हैं। एक एक करके बातों को ध्यान से समझना भाई। आकाश, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से स्ट्रॉन्ग क्या है? आपको साहब एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब है हमारे सामने किस चीज की? डिग्री की। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये कंजंक्शन है, ये नाउन है, और साहब यहां पर लिंकिंग वर्ब है, इसी वजह से यहां पर भी लिंकिंग वर्ब है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस सवाल में ऊपर वाली छेड़खानी में कर दूं, अगर उस सवाल में ही ऊपर वाली छेड़खानी में कर दूं, ही के साथ इस को हटाकर अगर बाबू मैं यहां पर फिर से एक एक्शन वर्ब लगा दूं, देखो इन दोनों का अर्थ अलग है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपकी मेहनत कर रहा हूं बेटा। अगर मैं यहां पर फोर्ट लिख दूं, यानी कि ये अपने में एक एक्शन वर्ब लिख दूं, तो स्ट्रॉन्ग की जगह आपको क्या लिखना होगा? स्ट्रॉन्ग की जगह लिखना होगा एलवाई जोड़कर क्या? आपको के साथ एडवर्ब लिखेंगे, हाँ कि ना? और सर इस एस को हमें छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस एस के साथ ये एस अपने आप में बिल्कुल ठीक है। आगे मैंने लिखा करण। अब मुझे बताओ बेटा क्या यहां पर मैं इज लिखूंगा? हाँ या ना में जवाब देना बस। हमारे उस्ताद लाजवाब है गुरुजी। अरे काहे का लाजवाब बेटा, तुम हमसे पढ़ रहे हो, हाँ नहीं तो अब तुम हमसे पढ़ रहे हो, पढ़ाया किसी ने एडजेक्टिव? हाँ कोई होगा, लाला गोपाल दास। यहाँ आओ तुम बेटा, हमारी गुफा में बेहोश कर देंगे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स को। फालतू बोलत रही ससुरा। ये आकाश लाल गाड़ी निकालो बे। हाँ नहीं तो मजाक कर रहे हैं। तो आप सर अगर एक्शन वर्ब यहाँ लिखी हुई है तो इसके कंपैरिजन में लिंकिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे सर, बहुत गलत बात हो गई है, नहीं करेंगे। इसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन बताने के लिए हम लोगों ने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड लगा दिया। हाँ भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? अब आपके पेपर में मान लो सवाल ऐसे ही दिया जाए, ही फॉट एज स्ट्रांगली एज करण इज, क्या कहोगे? बदतमीजी कर रहा है सर। एक्शन वर्ब के लिए हमें एक्शन वर्ब का ही तो जिक्र लाना पड़ेगा, तभी तो माहौल सेट होगा, है भाई? करेक्ट बेटा? अब देखो आखिरी सवाल और फिर छुट्टी कर देंगे बेटा, फिर सब अपना खाना खा के सो जाना, ठीक है? ही हमारा सब्जेक्ट है, इज अपने में एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब की वजह से ही ये स्ट्रॉन्ग के साथ ईएसटी जोड़कर एडजेक्टिव का यूज हुआ है, ठीक है? जब एडजेक्टिव हम यूज करते हैं तो डायरेक्टली या इनवर्सली किसके लिए यूज हुआ है? प्रोनाउन के लिए, और इसी की वजह से हम लोगों ने आर्टिकल का यूज किया है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, आर्टिकल का जब भी हम यूज करते हैं ना, तो आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। फिर से समझना, मैं अगर आप सभी के सामने यहां लिख दूं ना भाई, तो आप इसको याद रखना, आर्टिकल का यूज क्या लिखे हैं हम? आर्टिकल का यूज केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। अगर एडजेक्टिव से पहले भी आप आर्टिकल ए एंड द का यूज करते हैं ना, तो समझ लेना बेटा ये भी कहीं ना कहीं आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए ही, हट, आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए ही यूज होता है, ठीक है?
करेक्ट है। बस एक ही मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, अब चीजों को ध्यान से समझ लो, बहुत बहुत अच्छा मूड हुआ है। ठीक है बेटा, आगे हमने लिखा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन माय ग्रुप। अब मेरे दोस्त, अगर इसी सवाल में मैं छेड़खानी आपके लिए कर दूं और मैं अगर कहता हूं ही फॉट, तो आगे लिखे हुए वाक्य में क्या बदला जाएगा? आप कहोगे सर बदलेंगे बाद में, पहले तो ये है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होने की वजह से हम स्ट्रोंग को किसमें लिखेंगे? एडवर्ब में। तो स्ट्रोंग के साथ एलवाई जोड़ते ही ये क्या बन गया बाबू? एडवर्ब बन गया, है ना। अब एडवर्ब का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? मोस्ट लगाएंगे। अब आप मुझे ये सोच के अच्छे से बताओ बेटे कि क्या आप इससे पहले आर्टिकल द लगाओगे, हाँ या ना? यस या नो में मुझे आंसर देना। बाकी का जो आपका आगे का सेंटेंस है वो यूं का यूं ही रहेगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन से कोई भी लेना देना नहीं है। बताओ बेटा, आर्टिकल लगाओगे हाँ या ना में जवाब मुझे दीजिए। अब यहां एडवर्ब की डेफिनेशन जिसने पिछली क्लास में ठीक से पढ़ी है उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है? किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरी एडवर्ब को, या फिर पूरे सेंटेंस को। तो इसका मतलब एडवर्ब का नाउन या प्रोनाउन से तो कोई लेना देना है ही नहीं। जब नाउन प्रोनाउन से कोई लेना देना है नहीं, तो फिर आजा बेटा हरी सिंह दा को काट देंगे हम। ठीक है, करेक्ट होगी बातचीत भाई? फाइन। तो ये बात हम लोगों को सर तुक्केबाजी में सिखाई गई थी, आज हमने इस बात को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से समझ लिया है। इस बात को हमने कैसे समझ लिया है? बहुत अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से हमने इसको समझ लिया है। करेक्ट होगी बेटा? है ना। अब बस मैं इस सारी जो बात मैंने आपको यहां बताई है, इसी के बेसिस पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर हमारे सामने एक लिंकिंग वर्ब लिखी है तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव बनाने के लिए या तो ईआर या फिर हम आईईआर जोड़ते हैं, या फिर हमारे सामने लिखे हुए जो भी एडजेक्टिव है उसके पहले हम मोर या लेस जोड़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लिखे हुए शब्द से पहले या तो हम मोस्ट या फिर हम लीस्ट लगा देते हैं, या इसके अंत में हम लगा देते हैं क्या चीज? ईएसटी या फिर आईईएसटी। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का जादू था यहां पर। करेक्ट है। अगर दोस्त हम यहां एक्शन वर्ब लेकर आएंगे, अगर मेरे छोटे बंदरों यहां एक्शन वर्ब हम लेकर आएंगे, तो एक्शन वर्ब के लिए हमें क्या करना होगा? जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है, जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है इसके साथ एलवाई हम जोड़ेंगे पॉजिटिव डिग्री के लिए। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव है उसके साथ एलवाई ही जोड़ेंगे, और भाई सुपरलेटिव के लिए भी हम उसी के साथ एलवाई ही जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं रखेंगे। बस हमको ध्यान क्या रखने का है भाई? हमें इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए इससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या लगा देना है? मोर लगा देना है। सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा इसी को नेगेटिव बनाने के लिए लेस भी तो लगा सकते हैं। तो बेटा सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट या लीस्ट हम इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन ये बात हमें अभी अभी पता चली है कि इनके साथ दा का प्रयोग कतई नहीं करना, इनके साथ दा का प्रयोग कतई नहीं करना। ठीक है भाई, है ना। बस अब एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे देते चले जाओ, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। बेटा सेंटेंस में क्या करेक्शन आप कर सकते हैं, बस ये कर दो, फिर उसके बाद छुट्टी। बस आकाश भाई क्लास थोड़ी लंबी चल गई, बिल्कुल नाराज ना होना। ठीक है। अब आप इस लिखे हुए सवाल में राधा को देखेंगे, आप कहेंगे सर जी ये सब्जेक्ट है। रेस्पोंडेड अपने आप में क्या है? एक एक्शन वर्ब है। ठीक है ना जी, ये अपने आप में क्या है? एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब की वजह से हमें यहाँ पर क्या चाहिए? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्विक तो अपने आप में एडजेक्टिव है ना। इसके साथ हम लोगों ने जोड़कर क्या बना दिया? क्विक के साथ एलवाई को जोड़कर हमने इसे बना दिया एडवर्ब। बोलो हाँ। अब क्योंकि सुपरलेटिव बनाना है तो इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने इससे पहले मोस्ट लगा दिया, और मोस्ट से पहले क्योंकि एडवर्ब है तो द का यूज हम नहीं करेंगे। आगे का हमारा जो सेंटेंस है वो सारा का सारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है बेटा? तो बहुत बारीक क्वेश्चन फंस जाता है, लिंकिंग और एक्शन वर्ब के डिफरेंस जिनको नहीं पता वो इसको ठीक मानेंगे, उनको कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री ठीक तो है। अरे भाई ये भी तो आपको याद करा दिया है किसी ने, अच्छे से समझा दिया है कि जब एलवाई जोड़कर आप एडवर्ब बना ही रहे हैं तो इस एलवाई के साथ ईएसटी मत जोड़ने की गलती कर देना। ठीक है, इतनी सी बात थी। बोलो हाँ। अच्छे से पढ़कर आना मेरे बच्चों, ठीक है ना। अच्छे से पढ़कर आना इस सारी कहानी को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। यहां से दोस्तों आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, एक बार अपने प्यारे से नोट्स देख लीजिएगा। बहुत बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत आपको भी करनी है, बस प्रॉमिस करते हुए चलना। ठीक है, इतनी ही मेहनत आपको भी करनी है बाबू। ठीक है बेटा। देखो यार, सिलेक्शन लेना अपनी खुद की आपकी मेहनत होती है। आप टीचर की बातों को कितना अच्छे से पढ़ते हो, रिवाइज करते हो। ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है भाई, जो नहीं रिवाइज करता है, देखो उसको तो कभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो शिकायतों से भरा होता है। ठीक है, शिकायतों का तो कोई इलाज होता ही नहीं बेटा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना।